अब आई आवाज या नहीं आई? मेरी आवाज मेरी आ रही है? चलो ठीक है। धन्यवाद आप सबको। मैं इंदु जी शुरू करें जी। आज हम राम कथा पर नहीं, हम रमा कथा पर चर्चा करने जा रहे हैं। और जिस व्यक्ति का मानसिक रमण संसार भर में जितना विस्तृत होता है, उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति उतनी सटीक होती है, क्योंकि वह व्यक्ति होकर भी समग्रता को अपने में समा लेता है। अभिव्यक्ति के पंख, अभिव्यक्ति की उड़ान, हे सखी, इन सब से गुजरते हुए और एक उदास दिन का गीत पर आते समय जिस कवित्री के दर्शन मैं कर पाया, वे कवित्री, ये जो तस्वीर है इसके बहुत निकट है, क्योंकि इसमें रमा जी बराबर मुस्कुराती आपको नजर आती हैं, लेकिन कविताओं में स्त्री के भीतर का बहुत सारा संघर्ष, बहुत सारी करुणा, ये जरूरी नहीं है कि ये दुख के ही आंसू हो, ये मानवीय करुणा के भी, जब उसे मन भीगता है उसके आंसू भी हो सकते हैं और हैं। और ये जो बनाया है चित्र, ये इनकी बिटिया ने बनाया है। तो पहला प्रणाम उन बिटिया के लिए जिन्होंने इतना साथ दिया है। जो परिचय की दुनिया है हमारी, के परिचय दिया जाए, दिक्कत ये है कि जिनसे मैं बहुत परिचित हूँ उनका संक्षिप्त परिचय देना मेरे लिए अग्नि परीक्षा के समान है। अमर जी को पूरा देश दुनिया जानती है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि वे रमा जी के प्रताप के कारण आज हमें यहाँ उपलब्ध हो सके। दूरदर्शन में बरसों तक जिस व्यक्ति ने साहित्य का शंखनाद किया, और वो भी बड़ी शालीनता और गंभीरता के साथ, बिना किसी प्रकार का दंभ पाले, ऐसे व्यक्ति को मैं अमरनाथ अमर जी के रूप में जानता हूं। मैं आपको प्रणाम करता हूं सर। सुजीत जी ऊपर बैठे हैं, रमा जी के बारे में सबसे बाद में बात की जाएगी। सुजीत जी, वो पदों का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, ये बहुत ऊंचे पद पर हैं सरकार में, ये तय है, सब जानते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति का कद पद से ऊपर चला जाए तो फिर उस पद की चर्चा नहीं, व्यक्ति के आंतरिक कद की चर्चा होती है। आज ही मैंने उनकी जो पुस्तक आई है कविता की, उसके दर्शन किए। वो दूसरे कमरे में है, नहीं तो मैं आपको दिखाता, दर्शन कराता। इतना सुंदर कवर, बाहर से देखने में भी और भीतर से देखो तब भी, कविता को, किताब को, उस किताब के स्वामी, उस पर हम चर्चा करेंगे। ईश्वर हमें वो मेधा दे, समझ दे, अगली बार हम उस पर चर्चा करेंगे। अरुण जी को मैं इस रूप में जानता हूं कि वे शिक्षाविद तो हैं ही, वे कवि भी हैं, अच्छे मंच संचालक भी हैं। और मुझे रमा जी कह रही थी, क्योंकि जो मुझ में से होकर गुजरता है वो मैं सब साझा करता हूँ, कि अरुण जी पहली बार इस साहित्यिक मीमांसा का हिस्सा किसी पटल पर बनने जा रहे हैं। मैं अच्छे से जानता हूँ, जिस आदमी की दाढ़ी भी बोलती हो, वो आदमी वाणी से बहुत अच्छा बोल सकता है। मैंने मंचों पर इनको देखा है। इंदु जी को हम वर्षों से इनके सहचरण में, जिस सरिता में स्नान कर रहे हैं, जिसका नाम आप जानते हैं कि अग्रसर है, हम सबको आगे की ओर ले जाने वाली इंदु जी को मैं पुत्रीवत मानकर प्रणाम करता हूँ। हमारे यहाँ ये मर्यादा है कि घर में जो ये मातृशक्ति है, इसका कद हम अपने से कहीं ऊंचा मानते हैं, और वो एहसास आपने दिया है। इसके बाद वंदना वाजपेयी जी को अभी आना है, वे कहीं किसी दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि 8:30 तक वे पधार जाएंगी। उनके आने के बाद उनके परिचय के बारे में बात करूं तो बेहतर होगा। आप अनुमति दें तो हम प्रारंभ करें। ये जो किताब है ये सबके पास है, इसकी स्वामिनी रमा जी हैं और इसकी सेविका भी रमा जी ही हैं। ऐसी किताबें, जिन किताबों में मनुष्य नजर आए और जो हमें उंगली पकड़कर इधर से उधर तक का सफर करा दें। जब मैं इस बारे में सोच रहा था तो मुझे विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता, कोई पढ़ दी होगी किसी ने, मैंने सुनी और मुझे लगा कितनी सटीक बात है संग्रह के लिए, कि एक व्यक्ति जिसको मैं नहीं जानता था उसकी हताशा को जानता था। क्यों मैं इसको कोट कर रहा हूं? क्योंकि इनकी कविताओं में कई जगह ऐसा है
कि लगता है कि जीवन किसी हताशा का शिकार है, वो व्यक्ति का जीवन नहीं, हमारे पूरे समाज का जीवन। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया। इन कविताओं में जितना मैंने जाना, रमा जी बार बार मनुष्य के पास जा रही है, उसकी ऊर्जा से मिलने, उसकी पीड़ा से मिलने। मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। तो इन कविताओं की उंगली पकड़कर मैंने बार बार महसूस किया है, क्योंकि मैं 55 बार इस संग्रह को पढ़ चुका हूं, कि ये आपको कमजोर नहीं पड़ने देती, ये आपको हाथ पकड़ के उठाती हैं और सड़क के उस पार भी ले जाती हैं। और बीच की जो सड़क है, यकीन मानिए वो दुर्घटनाओं के खतरों से बहुत बढ़ चढ़ करके है। लेकिन एक और चीज ने मुझे खुश किया, वो ये कि एक लड़की के साथ, जैसा घिनौना अखबारों में हम और आप रोज पढ़ते हैं, वो सब घटित हुआ, और उससे प्रेरित होकर या उससे जुड़कर या उसकी ओर मुड़कर इन्होंने लिखा कि तुझे बनना पड़ेगा अपने हर अपमान का बदला लेने के लायक। बड़ी बात क्या थी इसमें कि ईश्वर को नहीं पुकारा कि तुम आना गिरधारी कुछ करना, इसकी लाज बचाना ना। ये भी नहीं कहा कि बेटी हम आएंगे तेरे को बचाने, ये कहा कि तुझे लड़ना पड़ेगा, लड़नी पड़ेगी अपनी लड़ाई। ऐसे कविता संग्रह को मैं यूं भी प्रणाम करता हूं कि वह करुणा के आंसू दिए ही नहीं है, वो ऊर्जा का स्रोत लिए हुए भी है। जो मित्र मेरे साथ हैं यहाँ, मैं उनको मित्र ही कह रहा हूँ, उम्र में बड़े हैं तब भी और उम्र में 2-4-10 साल छोटे हैं तब भी, इस किताब को लेकर जो पहली प्रतिक्रिया आपके मन पर हुई, हम इसे टुकड़ों में लेकर चलेंगे। एक साथ 8-10 मिनट कोई नहीं बोलेगा, मैं भी नहीं बोलूंगा, मैं अपना जो अभी बोला हूँ ये समय काट लूंगा बोलने वाला है। अरुण जी से आग्रह करता हूँ, क्योंकि संग्रह तो आपने पढ़ा है, पीडीएफ से पढ़ा है, ये भी मुझे खबर मिल गई है। हाँ अरुण जी, आवाज आवाज ऑन करो माइक। जी 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 जी, क्षमा प्रार्थी। रमा मैम से तो मैं पुराना परिचय है मेरा, काफी समय से, सालों से, और इनकी और पुस्तकें पढ़ी। लेकिन जब जब गीत, एक उदास दिन का गीत, जब ये शीर्षक मेरे सामने आया तो पहली प्रतिक्रिया मेरी ये थी कि एक सकारात्मकता है इसके, इस शीर्षक में सकारात्मकता है कि उदास दिन का गीत है, यानी कोई क्षण ऐसा नहीं है जो वो गीत ना गाया जा सके। यदि उदासी में गीत गाया जा सकता है तो फिर किसी भी क्षण और किसी भी परिस्थिति में गीत गाया जा सकता है। तो मुझे ये शीर्षक एक सकारात्मकता से भरा हुआ लगा। पहली प्रतिक्रिया मेरे लिए तो इसके लिए यही है। अच्छा, और अब हाँ बोलिए। यस जी 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 अरुण जी बोलिए। और बाकी कविताओं के बाद में तो बाद में ही बात करूंगा इसके विषय में। बाकी ये है कि मुझे ये शीर्षक इतना आकर्षक है, उदासी से लिपटा हुआ तो है लेकिन इतना आकर्षक है, शायद मैं नहीं, शायद कोई भी इसको पढ़ेगा तो इसको पढ़ना चाहेगा पुस्तक को। ये शीर्षक बहुत शानदार शीर्षक। अच्छा, चित्र आकर्षक है, मैंने कहा था शीर्षक आकर्षक है, ये आपने कहा। पॉजिटिविटी इसमें है, ये आप कह रहे हैं, मैं ठीक अंडरलाइन कर रहा हूँ। लेकिन रमा जी कह रही हैं किताब की मेरी कलम से में कि हर तरह से सोचकर जिंदगी की घटनाओं को सीने में दबोचकर, सोचकर और दबोचकर की तुक आप देखिए। लोग कहते हैं मुक्त छंद में इतनी मुक्ति होती है कि तुक मिले या ना मिले, वहां भी तुक रहता है, क्योंकि सुख और रहता है। हर तरह से सोचकर जिंदगी की घटनाओं को सीने में दबोचकर लिखने बैठी हूं एक उदास दिन का गीत। तो सीने में सोची समझी चाल है ये कविताएं। ये ऐसी कविताएं नहीं जो केवल स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, सोच समझ कर। अच्छा ये बताइए रमा जी, आपसे सीधे सवाल कर रहा हूं कि अगर आप ये कविताएं न लिखती तो क्या आपके जीवन में कुछ कमी रह जाती? सबसे पहले तो मैं हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ। आप सबने मेरे इस काव्य संग्रह के लिए अपना अमूल्य समय निकाला और आप सभी को प्रणाम करती हूँ। तो आपका प्रश्न है कि अगर ये कविता ना होती तो कविता, ऐसा नहीं है कि कविता होती या ना होती, कविता जब आती है तब आती ही है। ये कविता जो है एक उदास दिन का गीत, ये आज की कविता नहीं है मेरी। आज जब मैं 15 या 16 वर्ष की थी तब मैंने ये कविता लिखी, और ये कहीं मेरी भूली भटकी धूल में, गर्त में कहीं मुझे मिल गई
और वास्तव में इस कविता को पढ़ के मुझे लगा कि इस शीर्षक से ही एक पुस्तक प्रकाशित होनी चाहिए। तो ये जो कविता है, हर तरह से सोचकर, जिंदगी की घटनाओं को सीने में दबोचकर, हर एक व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं होती हैं उन्हें वो अपने तक रखता है, अपने सीने में दबोच कर रखता है। कुछ लोग ही उसे जो है लिख पाते हैं, या उनकी कलम इतना साथ देती है कि वो इतना साहस कर पाते हैं कि उस जिंदगी की जो भावनाएं हैं, जो ये घटनाएं हैं, उनको वो लिख सके। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। आज मैं आपको ताजी बात बताती हूँ कि आज मेरे बेटे ने कहा कि कल कोई उनके यहाँ गेस्ट आए थे और उन्होंने आपकी किताब पढ़ी और उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ डाले कि मैं आपसे नहीं पूछ सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रेम कविताएं हैं। तो एक बार सबसे पहले सबका संदेह जो है उस पर जाता ही है कि ये प्रेम कविताएं इस उम्र में क्यों लिखी गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रेम कोई एक ऐसी वस्तु तो नहीं है कि एक ही व्यक्ति से किया जाए। जीवन में प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। आप चलो मान लिया रमा जी, मान लिया। इतना स्पष्टीकरण क्यों दे रही हैं आप कि बेटे ने या किसी ने किताब को पढ़ा और प्रेम वाले प्रकरण पर, वो प्रसंग नहीं है, प्रकरण पर टीका टिप्पणी की कि इतना प्रेम, और वो इस उम्र में? आप सफाई दे रहे हैं कि प्रेम किसी भी उम्र में हो सकता है। यकीन मानिए, हम सब की उम्र गुजर जाती है, जिंदगी में हम सारी दुनियादारी कर लेते हैं, लेकिन प्रेम करने का साहस और फिर उस प्रेम को लिख पाना, उसको लिख पाना एक बड़ी बात होती है। और जिंदगी में उस पर हम, मीरा ने बहुत अच्छा किया। पति चले गए, चलो चले गए तो चले गए, वो बेचारी रोक भी नहीं सकती थी। दरबार वालों ने भी कहा तुम इस साधु संतों के साथ घूमती हो और जरूर कहीं प्रेम में पड़ी हुई हो, तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो। लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि मैं प्रेम में नहीं हूं और मैंने किसी और के प्रेम से उधार लेकर के ये प्रेम कविताएं लिखी हैं। मीरा का सारा लेखन प्रेम कविताएं हैं। भक्ति का तो उसके ऊपर लेप हमने लगा दिया। विशुद्ध प्रेम अगर कहीं देखना है तो मीरा के यहाँ है। हम वहां तक नहीं पहुंचे, आप पहुंची। बचाव मत करो, आप पहुंची। आपने कहा कि मीरा, मैं ये कह रही हूं मेरा ये काव्य संग्रह मीराबाई को ही समर्पित है, इसीलिए कह रहा हूँ। उसने अपने प्रेम में जितने लांछन सहे होंगे, जितनी यातनाएं सही होंगी, वो आज हम सोच भी नहीं सकते। आज का समय देखो और वो समय देखिए, कि इसलिए मैंने ये जो काव्य संग्रह है मीराबाई को समर्पित किया है कि वाकई उसका विशुद्ध प्रेम रहा है कृष्ण से, और वो कृष्ण में ही समाहित हो गई है। तो ऐसा नहीं है, मैं स्पष्ट ये फिर एक बचाव की प्रक्रिया है कि उसका प्रेम कृष्ण से रहा है, वो विशुद्ध प्रेम रहा है। प्रेम आपका पेड़ से हो, प्रेम आपका हो, वो विशुद्ध ही होता है। हाँ, वो विशुद्ध ही होता है। ये अग्रसर को क्या हुआ भाई, अचानक प्रेम की बात आते ही कुछ करो। इंदु जी के पटल पर से हम सब आगे। देखो ये चुहल तो आज रहेगी। प्रेम पर इतनी अच्छी कविताएं या तो अमृता प्रीतम ने लिखी, लोग कहते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, अमृता से ज्यादा अच्छी कविताएं उनके जो मित्र थे, सहचर थे, बाद के 20-25-30 साल तक इमरोज जी ने, उनकी कविताएं अमृता की प्रेम कविताओं पर भारी पड़ती हैं। मैंने कम से कम 2 बार तो उनके साथ बिल्कुल पास बैठकर उनकी कविताएं सुनी और महसूस किया कि नाम किसी का और काम किसी का। प्रेम करने में अमृता जी से, मेरी दृष्टि में, मैं गलत हो सकता हूँ, इमरोज काफी आगे निकल गए। चलो हम प्रेम को यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि प्रेम से पीछा ऐसे नहीं छूटने वाला। आगे बढ़ते हैं। सुजीत जी ने एक दिन जब हम वहाँ थे साहित्य अकादमी भवन में और सुजीत कुमार जी उस पर बोल रहे थे, तो इन्होंने कहा था, प्रेम कविताओं पर मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, अमर जी ने की, लेकिन थोड़ा सा मर्यादा में की। और सुजीत जी ने कहा मेरी पकड़ में आ रहा है ये प्रेम। तो सुजीत जी, आपकी दृष्टि में इनकी 2 तरह की कविताएं हैं। एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य की, जिसमें स्त्री को जिस तरह से समाज में सदियों से दबाया गया है,
उस पर इतनी ताकतवर कविताएं मुझे इस पूरी सदी में अब आकर के स्त्रियों के कंठ पर सजी हुई दिखती हैं, उनकी आवाज में प्रकट होती दिख रही हैं। रमा जी की कविताएं उन अच्छी कविताओं में से अच्छी कविताएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप उन सामाजिक परिदृश्य वाली कविताओं में, और ये जो जिसमें प्रेम है, प्रेम दृश्य से है या अदृश्य से है ये महत्वपूर्ण नहीं है, प्रेम उनके अंदर था तो जाहिर उसने प्रकट होना ही था, और वो हुआ भी। और अच्छी बात ये है कि उसमें मैंने छान मारी पूरी किताब इतनी बार में, कहीं भी उसमें दैहिकता नहीं है, भावनात्मक सौष्ठव है, अभिव्यक्ति का शिल्प उस तरह का नहीं है कि लो मैं शिल्पकारा बन जाऊं शब्दों की, ना, सहज भाव से प्रकट किया गया, और श्रेष्ठ भी है और सुंदर भी है और गर्व के लायक है। अगर कोई चीज जिससे हमें छिपाना चाहिए, जिससे बचना चाहिए, वो घृणा होती है। प्रेम पर हम अभिमान कर सकें, पूरा सर उठा के कहें हाँ प्रेम ही किया मैंने जीवन भर, और क्यों ना किया जाए। और जब तक ये हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारी पत्नियां, हमारी दोस्त इस तरह से नहीं जीना शुरू करेंगी कि प्रेम करना, इसको भी क्या छिपाना, ये तो गर्व करने का सुख है। खैर, हम कविताओं पर बात करेंगे। अब मैं आ रहा हूं सुजीत कुमार जी के पास। सुजीत कुमार जी, आपने इस किताब को महीनों से एक दो बार तो निकाल के पढ़ाई होगा, बीच में सो भी गई होगी किताब, पुस्तकालय में ये होता है, सबके साथ होता है। आपको क्या लग रहा है कि इस किताब का ज्यादा महत्वपूर्ण पक्ष आपकी नजर में कौन सा है, सामाजिक वाला या प्रेम वाला? सर आवाज एक बार फिर से बधाई। सर आवाज, हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही, कुछ आ रही है, एक बार अब आ रही, कुछ आ रही है। एक बार फिर से मैं बधाई देता हूँ रमा जी को इस पुस्तक के लिए। और इस पुस्तक पे एक बार परिचर्चा में हम तीन तो थे ही उसमें, अमरनाथ सर भी थे और त्रिलोक सर भी थे, मैं भी था। एक बार हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये पुस्तक ऐसी है कि इस पर बार बार अगर चर्चा करने का अवसर मिले तो बार बार अच्छा लगता है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने इस पुस्तक में देखी हैं। आपने मेरे सामने जो प्रश्न रखा है वो यह है कि मैं इसके सामाजिक पक्ष से अधिक प्रभावित हुआ हूँ या इसके प्रेम पक्ष से प्रभावित हुआ हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पुस्तक में अगर इस पुस्तक के पूरे व्यक्तित्व को एक साथ मिलाकर देखें, बजाय कि एक एक कविता को उसके अलग अलग स्वरूप में देखा जाए, तो मुझे लगता है कि नारी के स्वरूप के विभिन्न पक्षों को एक साथ मिला करके एक सुगठित स्वरूप में इस पूरे पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रेम भी एक पक्ष है और सामाजिक जो संदर्भ है वह भी एक पक्ष है, नारी का अपना व्यक्तिगत संघर्ष भी एक पक्ष है, और नारी की जो जिम्मेदारियां हैं पारिवारिक, सामाजिक, उन सबको मिला करके मुझे लगता है कि स्त्री विमर्श के ऊपर एक ये बहुत महत्वपूर्ण काम ये साहित्य में हुआ है। और इस बात के लिए मैं रमा जी को एक बार फिर बधाई देता हूँ। जहाँ तक प्रेम के कविताओं का संदर्भ है, विशेष तौर से जो बात ध्यान खींचती है वो यह है कि प्रेम इस पुस्तक में जो कविताओं में प्रेम है, वास्तविक प्रेम होते हुए भी कभी भौतिकता के स्वरूप में सामने नहीं आता है। सुंदर जो इनकी कविता है, एक वो कविता मुझे थोड़ा इसमें से ढूंढ के निकालना पड़ेगा। हाँ, एक ये कविता है कि उन खतों का क्या जो तुमने लिखे लेकिन पहुँचे नहीं मुझ तक, और उन खतों का क्या जो तुमने लिखे ही नहीं और पहुंच गए मुझ तक। अब इन पंक्तियों की जो गहराई है वो प्रेम के एक अलग स्तर पर, एक अलग तल पर हमको लेकर के जाती है। उसमें दैहिकता कहीं पर नहीं है, भौतिकता कहीं पर नहीं है, और भी ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जो हमें प्रेम के एक वास्तविक वातावरण में पहुंचा देती हैं, लेकिन उसमें भी वो भावनात्मक सौष्ठव जिसकी त्रिलोक सर ने बात की वो हमें मिलता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविताएं हैं। मैं आगे भी, अभी तो चर्चा हमारी जारी रहेगी, फिलहाल पहले चरण में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। त्रिलोक सर। वंदना जी, हमें खुशी है वंदना वाजपेयी जी आ गई हैं। सभी का नमस्कार।
कहीं एक और कार्यक्रम था उसके बाद देर से जो पर आवाज इको कर रही मेरे ख्याल से माइक सब कुछ तो है। अब देखो शायद बात बने। वंदना जी के बारे में आज मैं पढ़ रहा था, रमा जी ने मुझे पूरा पीडीएफ भेजा आपके परिचय के बारे में। मैंने कहा पीडीएफ को एक तरफ रखो, पीडीएफ में जो कुछ लिखा होता है वो आधा जरूरी होता है निश्चित रूप से और आधा बिल्कुल गैर जरूरी होता है। अब फिर क्या करूं मैं? मेरे पास एक ही सूत्र है व्यक्ति तक पहुंचने का, जो ज्यादा प्रामाणिक है कि उसकी रचना धर्मिता का कुछ किसी कोने से वह देखने को सुनने को मिल जाए, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। और मैंने देखा वंदना जी की कहानियों को और उसमें से कई कई कहानियों को पूरा सुना भी। सुनने के बाद मुझे लगा कि मुझे वंदना जी से और बहुत पहले मिल लेना चाहिए था। ऐसी ऐसी मेधावी और ऊर्जावान और स्त्री अस्मिता को लेकर के सहजतम भाषा में जो लेखन होता है वो वंदना जी ने बराबर लिखा। वरना होता क्या है, कहीं और से विचार उधार लेकर दो चार कहानियां हम में से कोई भी टीप सकता है, लेकिन इतनी कहानियां और हर कहानी का कथ्य अलग अलग और उसमें जीवन जैसा है वैसा दिखाना, ये बड़ी कला होती है। और स्वाभिमान की रीढ़ की चर्चा करना कि ऊपर उठना है तो एक ही रास्ता है, अपने स्वाभिमान को व्यक्ति बचाए रखे। तो ये जो प्रेरक व्यक्तित्व हमारे बीच में आई हैं आज वंदना जी के रूप में, मैं उनको नमन करता हूं और इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार। सभी को कर रही हैं नमस्कार। जिस तक आवाज कम पहुंची है वो भी स्वीकार करें। अब मैं आ रहा हूं क्योंकि वंदना जी अभी कहीं से निपट के आई हैं और अमर जी के पास खड़ी हैं उनकी पोती जी, बहुत प्यारी पोती हैं और उतनी ही प्यारी शर्ट का रंग। हेलो बेटू, बोल लो कोई दिक्कत नहीं। जब तक हमारी बच्चियां नहीं बोलेंगी यकीन मानना आवाज अधूरी रह जाएगी। इन्हें हर मंच पर हर जगह बोलना चाहिए। अब मैं आपके दादू से थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहा हूँ बेटा। अमर जी बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इतने मर्यादित वक्ता, निरभिमान मैंने बहुत कम लोग देखे हैं। जब भी मेरा अच्छी चाय पीने का मन करता है मैं अमर जी को फोन करके, या इनका खुद ही फोन आ जाएगा कि तुम्हारा चाय पीने को मन है, मेरे पास आ जाओ। तो जब मैं आपके पास नहीं भी पहुंचता हूं तब भी मैं आप ही के पास पहुंचा रहता हूं। अमर जी, ये एक सच्चाई है। इतने प्रबुद्ध और शुद्ध व्यक्तित्व से मैं आग्रह करूं कि अमर जी, मैं ये नहीं कहता कि आप प्रेम की और इसकी सामाजिक पक्ष की तुलना ही करें, क्योंकि एक ही बिंदु पर अटक गए तो समझ लेना हमारी गाड़ी यहीं कहीं धंस जाएगी। जो भी आप इस संग्रह को लेकर प्रधानतः, क्योंकि राउंड तो हमारा घूमता रहेगा, कहना चाहें, क्योंकि पहले भी आपने इस पर चर्चा की और मैंने आपको सुना हुआ है। मैंने अकेले ने थोड़ी, हम सब ने, लगभग सब ने सुना हुआ है और सब अभी तक गदगद हैं। आदरणीय अमरनाथ अमर जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय त्रिलोक जी। जिस रूप में आप मंच संचालन कर रहे हैं, उस संचालन के साथ साथ जो विचारों की व्यक्ति है इस रूप में, वो एक सटीक समीक्षा के रूप में आपकी अभिव्यक्ति हो रही है, तो वो काबिल तारीफ है। तो पहले तो बधाई आप स्वीकार करें। और दूसरी बधाई रमा जी आपको। दरअसल यह कविता संग्रह होते हुए भी मेरे ख्याल से जीवन यात्रा है अपने आप में। वाह वाह। किशोरावस्था से लेकर अब तक जो अनुभूतियां, चाहे वो दबी थी, चाहे वो संकुचित थी, चाहे संकोच में थी, उसकी अभिव्यक्ति इस रूप में हुई है, तो वो अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है और अनुकरणीय भी है। और रही बात इसके शीर्षक की, एक उदास दिन का दीप, तो इसमें पीड़ा की अभिव्यक्ति तो है। एक नारी के स्वाभिमान, उसकी अस्मिता और उसकी जिजीप्सा का जो संघर्ष रहा है, उसकी अभिव्यक्ति है, उसकी उदासी भी है और सचमुच पीड़ा की अभिव्यक्ति तो है। लेकिन वो इस पीड़ा के सागर में डूब नहीं जाती हैं, वो उससे उबरती हैं, किनारे आती हैं और इस संघर्ष से वो मुक्त भी नहीं होना चाहती हैं। इस संघर्ष पर विजयी होने का मादा रखती है।
और वो विजयी भी होती हैं। तो सबसे बड़ी बात कि जीवन के जितने अनुभव रहे हैं वो छुपाती नहीं है, उसकी अभिव्यक्ति है। और किशोरावस्था की जो मानसिकता होती है, युवावस्था की जो मानसिकता होती है, पारिवारिक जीवन की जो मानसिकता होती है, उसके बाद आप आत्मचिंतन करती हैं, स्व के अंदर आप झांकती हैं, अपने आप को टटोलती हैं, अपनी भावनाओं को टटोलती हैं, अपनी समीक्षा करती हैं, अपने परिवार, आस पास, मित्र मित्र जितने जीवन में आत्मीय लोग जुड़े उन सब की आप समीक्षा करती हैं। और फिर लगता है कि किसी कोने में एक ऐसा भाव, एक ऐसा अदृश्य व्यक्तित्व जिसे आप अंदर मन से, अंतर मन में देखना चाहती हैं या देख रही हैं, उसकी अभिव्यक्ति अपने आप में बहुत कठिन होता है। लेकिन इस कठिन कार्य को आपने शब्दों के माध्यम से बहुत ही सहज बना दिया है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। दरअसल बहुत सारी भावनाओं को हम छिपाते हैं, डरते हैं। और डर किस बात का? आपने तो नारी स्मिता की बात की है, उसके अस्तित्व की बात की है, और उसके अस्तित्व बोध में प्रेम भी है, सामाजिक सरोकार भी है, परिवार भी है, सामाजिकता भी है, तमाम चीजें हैं। स्व से सर्व तक है और सर्व से स्व तक है। उन सारी अभिव्यक्तियों को समेटना, प्रकृति के साथ, समाज के साथ, परिवार के साथ, प्रेम के साथ, इन तमाम चीजों की अभिव्यक्ति जिस रूप में आपने की है वह काबिले तारीफ है। और कुछ वर्षों में आपने जिस रूप में अपनी पहचान बनाई है रमा जी साहित्य के क्षेत्र में, उसने आपको साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत ही सुघड़ अच्छी कवयित्री के रूप में आपको स्थापित किया है। और आज साहित्य समाज आपके स्वागत के लिए हमेशा खड़ा है, मौजूद है, आपकी उपस्थिति को दर्ज कर लिया है, तो बहुत बहुत बधाई। वाह, तो ये इतने समृद्ध व्यक्ति की राय ईमानदार राय होती है, और ये आपका सौभाग्य भी है, हमारा भी सौभाग्य है कि अमर जी हमारे बीच में अपनी बात रख रहे हैं। मैं इसको आशीर्वाद की तरह से ले रहा हूँ। स्त्री पहचान लेती है, स्त्री पहचान लेती है। इस कविता को जब हम पढ़ते हैं, या मैंने जितनी बार पढ़ा है, मुझे ये लगा कि दुनिया की, देश की, परिवार की, समाज की, शहर की, गांव की हर स्त्री ने अपनी शिकायत रमा जी की कलम के माध्यम से दर्ज करा दी है। ये बड़प्पन है आपकी कविता का, ये प्रेम से भी आगे की कविता है। यानी जो जिसे कहते हैं ना कि चाइना, वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार की तरह से हमारे सामने खड़ी है कि देखो आप इसके आगे जब भी बढ़ेंगे हम तुम्हें रोकेंगी, टोकेंगी, नहीं माने तो पहाड़ से नीचे भी गिरा देंगी। और वो जो नीले वाला टैग क्या था, वो एक जिसके अंदर बंद कर दिया गया था, वो खतरा पुरुषों पर मंडराने लगा है। और ये अच्छा खतरा है, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं, हमारी दादियां कितने खतरों से लगातार लड़ती रही। अब वो आवाज आ रही है कि इसके आगे और सहन नहीं होगा। वो इस संग्रह में ये आवाज बार बार आई है। इसके लिए मैं आपके आगे नतमस्तक भी होता हूँ, और नतमस्तक होकर जो भी मान लो कि अपने अंदर विश्वास भी जगाना चाहता हूँ कि जो मनुष्य है, जब तक वो मनुष्य नहीं होगा वो पास बैठाने लायक भी नहीं बन पाएगा। और ये सरोकार आपने दिए हैं, इसके लिए मैं आपका ऋणी मानता हूँ अपने आप को। वो 2-4 पंक्तियों के बाद में वंदना जी से आग्रह करूंगा। स्त्री पहचान लेती है पुरुष के हर स्पर्श को, प्रतिक्रिया भी करती है, आक्रोश जताती है। घर हो, रिश्तेदार आ गए हो घर में, घर से बाहर हो, बस में बैठी हो, स्त्री को स्त्री होने की कितनी बड़ी सजाएं मिलती हैं, वो इस कविता संग्रह की मुख्य चिंता है। दिलीप मिश्रा जी हैं, बीच में आए थे हमारे, गुलशन जी का भी आगमन हुआ, उमंग सरीन जी का भी आगमन हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है मित्रों, इस कठिन चर्चा का आप हिस्सा बन रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत सुखकर है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आक्रोश जताती है, तिरस्कार करती है। बहुतायत में स्त्रियां इसे अपना अपमान मानती हैं, इस तरह का व्यवहार जब उनके साथ होता है। सघन अपमान, इससे अधिक बड़ा अपमान उनका हो नहीं सकता, और वो पुरुषों के माध्यम से होता है। उससे पूछो जो तरसती है अपने ही पुरुष के स्नेहिल स्पर्श को। ये दुख भी
किसी एक कवित्री रमा त्यागी जी का नहीं है। हमारे घरों में मैंने तो, क्योंकि 5 बहनों का सगा भाई हूं, क्या क्या नहीं देखा है। 1 2 3 4 5 बच्चों को जन्म दिया और पतिदेव घर छोड़कर भाग गए। जब 5 की शादियां हो गई तब लौट करके आ गए। ये भगोड़ापन बुद्ध से शुरू हुआ था और आज तक पर घिसट के आ गया है। ना मुझे बुद्ध से डर लगता है ना किसी और से। जिसने भी दायित्वों से भागने की कोशिश की, पुरुष ने उसकी सजा औरत ने भोगी है। और वो दुख आपकी इन कविताओं में दिखता है, सुलगता है, आग की तरह भड़कता नहीं दिखता, वो सुलगाहट मैंने देखी है। और लगता है कि जो चीज सुलगती है ना, उसकी आंच अंदर तक असर करती है। जो विस्फोट करके चला जाए वो फिर चला जाता है। थोड़ी देर के लिए हम उससे कान बंद कर सकते हैं, इन कविताओं का सामना करने से हम नहीं भाग सकते। अब मैं आता हूँ एक और बहन के पास, वंदना वाजपेयी जी। एक बात बता दूं, ये जो वाजपेयी शीर्षक आपके साथ जुड़ा हुआ है ना, एक वाजपेयी जी के कारण, वो अटल जी थे, उनके कारण फिर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को जब देखा मैंने, तो श्रद्धा और आदर से ही देखा और प्यार से ही देखा। एक मेरा विद्यार्थी था, उसका भी नाम कुछ वाजपेयी था। मैंने कभी उसकी तरफ कड़वी आंख से नहीं देखा, उसने चाहे कोई भी गलती कर दी। क्यों? सोचा तुम तो वाजपेयी हो। तो वंदना बहन, आप वाजपेयी हैं, ये भी आपकी गुणवत्ता है, आप वंदनीय हैं, इसलिए आप वंदना है। और मैं अब आपसे उम्मीद करता हूँ, आग्रह करता हूँ, उम्मीद तो क्या, मैं जानता हूँ आपकी मेधा को। वंदना वाजपेयी जी। सभी को प्रणाम, जो सुन रहे हैं उनको भी प्रणाम। जब इस पुस्तक पर बात करने के लिए रमा जी ने कहा, तो चूंकि हम लोग इस पुस्तक पे बात कर चुके थे एक बार साहित्य अकादमी में, तो आज मेरा कार्यक्रम भी था, थोड़ा सा असमंजस हुआ, लेकिन मुझे लगा कि अगर कोई स्त्री दोबारा कलम पकड़ने की हिम्मत करती है तो उसका साथ हर हालत में देना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी जटिल परिस्थिति होती है जब वो स्त्री स्वयं को व्यक्त करना शुरू करती है। और ज़्यादातर जब वो व्यक्त करती है तो उससे जो निकलता है, उसकी कलम से जो निकलता है, वो ऐसा लगता है कि वो सारा निजी दुख बोल रही है, लेकिन वो निजी होता नहीं। जैसे बेटियां गांव की, वैसे पहले हमारी संस्कृति में कहा जाता था बेटियां साझी होती, एक बेटी पूरे गांव की बेटी होती। तो एक स्त्री का दुख दूसरी स्त्री का दुख होता है, और सारी स्त्रियों का दुख कहीं ना कहीं जाके मिलता है। जब स्त्री दूसरी स्त्री की रचना पढ़ती है तो एक फिल्मी गीत याद आता है, दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से, हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से। तो जब हाल मिल जाते हैं, इसमें रचना की सार्थकता है। जब एक स्त्री अपना दुख लिखती है, अभी आप बहुत ही अच्छा तरह से, आदरणीय त्रिलोकी, आप बहुत अच्छी तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे थे कविता की। तो हर स्त्री जब उस से गुजरती है, तो उस पीड़ा से गुजरती है, तो उसको लगता है कि रमा जी ने उसकी पीड़ा लिखी। और एक लेखक की सार्थकता, एक लेखन की सार्थकता भी यही है कि जब कोई पढ़े तो उसको लगे कि दूसरे ने भी वही बात कही है। इसी पर जैसे कि आपने कविता पढ़ी और उसमें बिल्कुल नया जो सिनेरियो है, जो नई चीज़ें आजकल दिखाई दे रही हैं जब से वर्क फ्रॉम होम आया है कॉर्पोरेट कल्चर में, तो जो भगोड़ापना है, तो एक पहले ये होता था कि स्त्रियां, जब बच्चे छोटे होते थे, मायके जाने की धमकी देती थी। एक बिल्कुल नया चित्र खींचा गया है कि जब पुरुष कह देते हैं कि हम जा रहे हैं अपने घर, अब स्त्री बच्चों में बंधी है, बच्चों के स्कूल हैं, तो वो जो भगोड़ापना अब नए तरीके से आ गया है। वर्क फ्रॉम होम लेके, लैपटॉप लेके पुरुष जा रहे हैं और स्त्री के ऊपर पूरे दायित्व तो पड़ जाते हैं घर के अकेले चलाने की। तो ये एकदम नई जनरेशन की बात है। तो घूम फिर के समस्याएं नए रूप में स्त्री के सामने आ रही हैं। समस्याएं बदल नहीं रही, समाज बदल नहीं रहा। अभी हम लोग जिस पुस्तक में चर्चा करके आए थे, उन्होंने कहा उसमें भी यही था कि समाज जो है, हम समझ रहे हैं कि बदल रहा है, लेकिन दूसरे तरीके घूम करके, चाहे नाक इधर से पकड़ ली जाए, चाहे नाक उधर से पकड़ ली जाए, इसलिए आज भी उन्हीं संघर्षों से जूझ रही है। जब एक स्त्री अपराधीन होती है तो समाज सबसे पहले उंगली उठाता है उन बौद्धिक स्त्रियों के प्रति। क्यों उठाता है? जबकि अपराधीन स्त्रियां जो हैं, वो उनकी मनोवृत्ति, मानसिकता पे बात करने की जगह बौद्धिक स्त्री को कि उनके लगाम लगा करके स्त्री के कदमों को रोका जा सकता है। ये जो स्त्री के साझा दुख है, वही एक उदास दिन है। ये उदासी निरंतर चली आ रही है, तब भी थी, अब भी थी और अब भी है। इसी को वो लिखती हैं, हर तरह से सोचकर, जिंदगी की घटनाओं को सीने में दबोच कर लिखने बैठी हूँ एक उदास दिन का गीत, जिसे न मैं गा सकती हूँ न सुना सकती हूँ। सूखी गर्म रेत पर जब जब दौड़ी हूँ, अक्सर हारी हूँ।
तो ये जो स्त्री जीवन की विडंबनाएं उनकी कविता में प्रस्फुटित होती हैं। मुझे कल्पना मनोरमा जी का कहानी संग्रह एक दिन का सफर याद आ रहा है। उसमें भी सफर तो एक दिन का है, लेकिन वो पूरी जिंदगी उसी खांचे में चलती चली जाती है। यहाँ भी एक उदास दिन का गीत पूरा स्त्री जीवन है। और चूंकि रमा जी अपने नाम के आगे एकाकी लगाती हैं, तो मुझे बहुत लगा था कि एकाकी तो हर लेखक होता है, वो अपने एक लेखन के कोने में, अपने मन के कोने में जो है वो एकाकी होता है, वहां से ही उसका लेखन फूटता है। हालांकि वर्जीनिया वुल्फ ने स्त्रियों के लिए कहा था कि एक स्त्रियों का अपना एक कोना होना चाहिए जिसमें वो लिख सकें, लेकिन भारत में तो मिलने वाला है नहीं। यहाँ पर तो स्त्रियां किचन में लिखती हैं, बाथरूम में लिखती हैं, खाना परोसते हुए लिखती हैं। अब तो कीप आ गया, कीप में हम लोग कई बार थॉट आते हैं और लिखना होता है तो अब कुछ लिखने का नहीं है तो कीप में बोल करके रिकॉर्ड कर लिया ताकि आगे उसको संभालेंगे, एडिट करेंगे, कुछ करेंगे। तो वह कोना जो नहीं मिलता है, लेकिन स्त्रियां जो है वो परिस्थितियों से जूझती हैं, तो उन्होंने एक कोना अपने मन में बना रखा है जहाँ वो अपने सारे विचार डालती जाती है। एक समय आता है जब वो विचार भर जाती है और वो कह देती है अब जगह नहीं है, अब ऐसे निकलना ही होगा। जैसे पानी पाइप में ज्यादा तेज आने लगे तो पाइप फटती है, और ये रचनाएं वहीं से निकली हैं जो 45 साल स्त्री जीवन को इन्होंने देखा, खुद भोगा, आसपास भोगती स्त्रियों को देखा। रोज एक स्त्री दूसरी स्त्री के कंधे पर हाथ रखती है और उसको हिम्मत देती है कि तुम चलो, तुम आगे बढ़ो। ये मैं नहीं कह रही कि पुरुष जो है साथ नहीं देते हैं, बहुत सारे अच्छे पुरुष भी हैं, लेकिन स्त्री एक स्त्री को जितनी अच्छे से समझ करके साथ दे देती है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उन तकलीफों को ये बांटती चलती है। इनकी जब मैं कविताओं से गुजर रही थी तो मुझे लगता है कि अतीत में तो जा रही है और हर स्त्री अतीत हो जाती है। ज्यादातर पुरुषों को अपनी पत्नियों से शिकायत ये रहती है तुम तो इतिहास में चली जाती है, वहां से तुम पर झगड़े कहाँ से याद आ गए, वहां से कैसे आ गए। तो इसका कारण भी यही होता है कि पुरुष तो वर्तमान भविष्य की ओर भाग रहा है, अब स्त्री कहाँ जाए। वाह, बड़ा साथ लेके जब चलेगा तब दोनों साथ चलेंगे ना, तो झगड़े वर्तमान में होंगे, लेकिन एक भविष्य में भाग रहा है तो दूसरे के पास चॉइस नहीं रहती कि वो अतीत में चला जाए। वंदना जी, मैं जो अचानक चुभन मुझे हुई, जिंदगी से आती है सारी चुभन भी और नरमियां भी। जी। अब संकट ये आ गया है कि कोई किसी के साथ चलने को तैयार नहीं है। हाँ जी, ये भी बात। अब हमारे अहम टकराने लगे हैं। मूलतः हम मनुष्य हैं, स्त्री या पुरुष तो हम बाद में हैं। ये एक बड़ी बात है। अब क्योंकि हमने शुरू में आपके आने से पहले ये लगभग तय कर लिया था कि हम 2 मिनट 2.5 मिनट का एक चक्र बनाते रहेंगे और ताकि एक रास्ता से हम बच जाएं। हालांकि आप बहुत गंभीर बातें कह रही थी और मेरी समझ में आ रही थी कि ये पक्ष क्योंकि हम पुरुष हैं, हम एक तरफ से ही देख पाते हैं। पुरुष की आंख में और स्त्री की आंख में एक फर्क रह जाता है। उसके पुरुष के तो बेचारे के 2 ही आंखें होती हैं, कितने चश्मे लगा लो 2.5 आंख नहीं बन पाती, और स्त्री का हर हिस्सा आंख वाला होता है। इतनी चौकस अगर वो ना हो तो उसके लिए उम्र पूरी करना कठिन हो जाए। एक कविता है, मैं जान के उसको बीच में कोट कर रहा हूँ। अगर इस संग्रह को लेकर कोई ये जान रहा है या जान रही है कि केवल प्रेम कविताओं का एक जमावड़ा हो गया, अतीत में चली गई, वैसा नहीं है। आगत के लिए भी नए हथियार कहाँ से पैदा हो सकते हैं, वो धातु इन कविताओं में है। और उस लड़ाई के लिए ये जो यथार्थ, ये कहते हैं ना अति यथार्थवादी साहित्य जो प्रेमचंद के यहाँ आपको मिलता है, वहां भी भाषा संयत रही, यहाँ भी भाषा संयत रही। हर शाम ये हम पुरुषों के लिए भी है कि भाई इतना मैल हमारी तरफ से क्यों बिखेर दिया गया हर गली में, हर चौराहे पर, कि स्त्री को इस तरह नहाना पड़े। देखिएगा, हर शाम जब वह, मैं नहीं कहा इन्होंने, वह दुख यहाँ वह का है, समूह का है, साझा है। हर शाम जब वह लौट कर आती है तो नहाती है रगड़ रगड़ कर, जिससे मिटा सके उन स्पर्शों को जो अधरों से नहीं नजरों से हुए उसके शरीर पर। ये जो विषय है और इस भाषा में जो उसका प्रकटीकरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस तरह रगड़ कर न दिखाया जाता इस मैल को, और ये कहा जाता कि जैसे अखबार में बलात्कार की घटनाएं आती हैं, तो उतना ज्यादा गहराई से ये कविताएं आपको नहीं छू पाती।
ये जिस तरह की तस्वीर आपने बनाई है रमा जी, उसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। अब मैं फिर आ रहा हूँ अरुण जी के पास, क्योंकि अरुण के पास आए बगैर हमें उतनी रोशनी मिलेगी कहाँ से। तो इस अरुणोदय से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आगे बढ़े अरुण भाई जी। जी अब आप बोलिए जहां से आप जो उठाना चाहें। मैं बीच में हर व्यक्ति को कतई नहीं कहूंगा कि इस तरफ की बात करो ना, अपने मन से आइए। मैं सीधी सीधी कविताओं की बात करता हूँ। उनकी एक कविता मैं सारी पढ़ी, किताब कविताएं। एक है जी। यही है स्त्री, और ऐसा होते हुए देखा भी। मैं पढ़ देता हूँ उसको, छोटी सी कविता है। पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। उसने कहा कुछ पैसे दे दो, हम्म, उसने कहा कुछ पैसे दे दो, पति बीमार है। मैंने अचरज से उसे देखा, कल ही तो कह रही थी अपनी कमर के नीले निशान दिखाकर, बहुत मारा है उसे। संज्ञा शून्य हो जाती हूं देखकर, सच यही है स्त्री। तो ये देखता हूं तो ये पता लगता है कि हाँ, जो समाज का चेहरा है ना, उसको इस पुस्तक में बहुत अच्छे से रमा मैडम ने उघाड़ दिया है। उघाड़ा और जगह भी और कवियों में, लेकिन इसमें जिस तरह की स्पष्टता दिखाई देती है वो अन्यत्र मुझे नहीं मिली। पढ़ी है कविताएं और मैंने कहीं कहीं मुझे ऐसा एक छोटी सी 4 लाइनों की कविता और है उनकी। अंधियारा है, अंधियारा है, बहुत दूर तक अंधियारा है, दुख के इस पर्वत पर धूप नहीं आती। तो यहाँ उनकी उदासी गहरा जाती है। लगता है कि निराशा ज्यादा बलवती हो उठती है। और जैसा आपने कहा स्त्री पहचान लेती है, यही कविता में कोट करने वाला था। वास्तविकता में सर, आपने अभी त्रिलोक सर, मैं बहुत आभारी हूँ कि इतने प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठा हूँ, और आपको सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि सुनते रहें। हमारा बोलना तो मुझे लगता नहीं है कि मेरा बोलना ऐसा रहेगा। आप जब बोलते हो तो बहुत आनंद आता है। मैं नहीं, फिर भी मैं, अच्छा, मैं ये स्त्री पहचान लेती है वाली कविता को ही मैं रखूं इसको, तो बहुत अद्भुत ये स्पर्श जो है ना, हम देखते हैं, हम भी देखते हैं, पुरुष होकर भी दिखता है हमें। ऐसा नहीं है कि दिखता नहीं, कहीं कुछ ऐसा होता हुआ दिखता भी है। कई बार उसके प्रति विद्रोह भी जागता मन में, लेकिन हम नहीं कुछ कर पाते इस तरीके का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि इस तरह का प्रयास, जैसी कविताएं हैं, ऐसा रहे तो शायद समाज में परिवर्तन, कोई ऐसा व्यक्ति जो इस तरह का प्रयास करता है, यदि वो पढ़े तो शायद उसके अंदर कुछ जागरूकता जागे और वो कुछ परिवर्तन वहां पर हो। ये कविताएं केवल उनकी व्यक्ति की नहीं है, ये तो हम सभी ने कहा समष्टि की हैं, और साथ ही साथ समाज के चेहरे के साथ साथ कहीं ना कहीं जहां उसकी सत्यता को दिखाती हैं, वहां कहीं ना कहीं ये भी किरण, उम्मीद की किरण है कि शायद समाज बदलेगा, शायद स्त्रियों की स्थिति परिस्थिति बदलेगी। ऐसी उम्मीद हम करते हैं कि जैसा इनका उदास दिन का गीत मैडम ने ये लिखा है, अगली बार हो सकता है कि उनका कोई नया संग्रह आए और उसमें ये परिवर्तन हमें दिखाई दे, क्योंकि इसमें मुझे निराशा का स्वर ज्यादा दिखता है। सारी कविताओं में निराशा का स्वर ज्यादा है। ये मैं क्षमा चाहूंगा रमा मैम, मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा। मैं शुरू से अंत तक की जितनी कविताएं मुझे ऐसा लगा कि शुरू से अंत तक जो है निराशा कहीं ज्यादा बलवती है इसमें। लेकिन फिर भी खैर सकारात्मकता भी है। इसका शीर्षक अपने आप में मैंने बताया कि शीर्षक ही इतना आकर्षक है और इतना सकारात्मक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी और देखिए मैं और मैं दिखाता हूँ, कुछ लगाई हैं मैं निशान। लौट गई वह, आज बहुत पीछे लौट गई वह, वर्षों पीछे। उसकी अल्लड़ता उसके सामने आकर खड़ी हो गई, पूछने लगी तुम वही हो, छुई मुई सी नाजुक कली सी, जब पानी पीती थी तो नजर आता था तुम्हारे गुलाबी रंगत वाले कंठ से। अब कहाँ खो गई वह गुलाबी रंगत, नतनैनी वे झुकी आंखें आज अभिमान से उठी हैं, जो आज कहना जानती है नहीं। वाह। तो इतनी कोमलता के साथ इतनी सुदृढ़ता आ जाना, ये भी परिवर्तन हमें दिखता है, जो ये भी सकारात्मकता का ही रूप है। और बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, हर कविता अपने आप में अद्वितीय है। मैं बहुत बहुत बधाई आपको देता हूँ मैम, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। वाह वाह। एक इशारा आपने किया अरुण जी, और मैंने उसको सुना, वो ये था कि अगर हम पुरुष जो भाई हैं, पिता हैं, पुत्र हैं,
दादा हैं, जी अगर अपने परिवारों की स्त्रियों के साथ खड़े होते या खड़े हो जाएं तो ये दृश्य इतना भयानक नहीं रहेगा। ये अ, मैं मान मैं ये यहाँ एक एक बात सर कहना चाहूंगा इस कहो विषय पर, कहो हालांकि ये दिशा भटक जाएगा। सबका चलो पुरुष हैं हम, और जहां तक मैं स्वीकार करता हूँ इस चीज को कि पुरुष के अंदर वो शक्ति है ही नहीं। चलो मैं स्वीकार करता हूँ इस आपने चीज को। आपने मान लिया। देखो भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ, हम हमारी बहनों पर जब संकट आया, हाँ हाँ। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बड़ा अच्छा लगेगा, बड़े प्रबुद्ध जी व्यक्ति जी हैं, बड़े ताकतवर लोग हैं। हमने जी। उन बहनों के ससुराल में जाकर जो दोषी था या थे, हाँ जम के पिटाई की, जम के ये परवाह नहीं की इनका 2500 लोगों का गांव है, हम पर अगर बरस पड़ा तो हम में से कोई जिंदा बचेगा कि नहीं, ये खतरा था। जी हमने ये किया। मैंने वो वर्णन तो मैं आपको सुना नहीं सकता जो जीवन के कड़वे से भी कड़वे हैं। जी। उनमें खुद जाकर के मैंने लाठी अपने हाथ में लेकर अपनी बहन से कहा, मार। उसके आगे की भाषा में यहाँ कोट नहीं कर सकता, क्योंकि इतना आक्रोश होना चाहिए पुरुष में, और बिल्कुल होता बिल्कुल। भी है। और नहीं है तो जाग जाना चाहिए। अब मैं अकेले ही लड़ना होगा। यानी हमारी इस पराभव का एक परिणाम ये रहा कि हमारी कवित्री कहती हैं, एक एक दृश्य है जो अखबार में पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा या देखा होगा या स्त्री ने जो नजरों से झेला है वो सब आप जान चुके। वह जितने पंख समेटती रही होगी वे उतने ही नोचते रहे होंगे। हाँ मैंने बलात्कार पर सुना इतनी सुना सशक्त सुना कविताएं सुना। बहुत कम पढ़ी हैं। रमा जी बधाई। हालांकि इस दृश्य के लिए बधाई भी दे रहा सर हूँ। इस एक पर एक एक बात और कहना चाहूंगा। ये जो मैं कमजोरी की बात कही थी, ये इस विषय पे नहीं थी। इसका एक विषय, मतलब एक अलग बात ये थी कि हम स्वीकार नहीं कर पाते कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। मैं इस ओर मेरा कहना चाह रहा था कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं जो ये झेल रही हैं स्त्रियां। यदि रमा मैम को ऐसी कविताएं लिखनी पड़ी या कविताएं इनके पास आई, तो कहीं ना कहीं वो सारा का सारा जो है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी तरफ से है। हम चलो कमजोर इसलिए हैं कि हम अपना कमी देख नहीं पाते। ये और ये मैं इसको इसलिए कहता हूँ, मैं कई बार कहता हूँ इस चीज को, क्योंकि मैं किस दिन आपसे बैठ के बात होगी तब मैं आपको आपसे बात करूंगा इस विषय पर। अभी तो ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। तो ये चलो मुझे लगता है था। जी अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इस विवाद में ना पढ़ के उस कविता को भी मैंने बेचारी को वहीं रख दिया। वो बहुत जी जी ताकतवर कविता है और ऐसी कविताओं की संग्रह में कमी नहीं है जो बिल्कुल। इस तरह से नहीं है कि ये प्रेम की कोमल कविताएं या उस सफर की हों। उस सफर के समानांतर कई और यात्राएं चल रही इस संग्रह के अंदर। मैं जी आ रहा हूँ सुदीप जी के दरबार में। मंजुला श्रीवास्तवा जी दरअसल ये बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं। कौन होते हैं ये डिप्लोमेटिक, ये पता लगाना पड़ेगा। पर मंजुला जी लगातार अपने कमेंट दे रही हैं, गुड्डू जी दे रहे हैं। हमें खुशी है कि एक समृद्ध सोच वाला समाज हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ा हुआ है। अब मैं सुजीत जी के पास फिर लौट के आ रहा हूँ, क्योंकि अब समय मुझे कह रहा है 47 48 यानी 12 मिनट हमारे पास करीबन और हैं। हम 5-7 मिनट आगे चले जाएंगे, कोई जान नहीं निकल जाएगी। अगर चर्चा जरूरी हो तो वह चर्चा थोड़ी सी आगे चली जाए तो कोई बात नहीं। हाँ सुजीत जी, आपके मन में सारे समग्र में जो वातावरण उभर रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? चर्चा बहुत गहराई तक पहुंची है और काफ़ी ऊंची ऊंची बातें हमने सुनी। आवाज धीमी आ रही है। मैं थोड़ा ज़ोर से बोलने की कोशिश करता हूं। वैसे भी ज़ोर से बोलने से ही आवाज़ आजकल पहुंचती है, धीमी आवाज़ें तो दब कर रह जाती हैं। और मेरा जो दृष्टिकोण रहा है जीवन के प्रति, मुझे ऐसा लगता है कि साहित्यकार को अपने दायरे से बाहर आकर लिखना चाहिए। दायरे में बंधी हुई जो कविताएं हैं या दायरे में बंधा हुआ साहित्य है, वह कहीं न कहीं साहित्यकार की दृष्टि को भी बांधता है। दरअसल मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जब नारी विमर्श का अधिकांश साहित्य पुरुषों द्वारा लिखा जा रहा होगा और स्त्रियां मुख्यतः पुरुष विमर्श का साहित्य रचेंगी। मुझे नहीं लगता कि हम समाज को या अपने परिवेश को इस तरह से कोष्ठकों में बांट सकते हैं कि पुरुष का दुख सिर्फ पुरुष ही लिख सकता है या स्त्रियों का दुख
सिर्फ स्त्रियां ही लिख सकती हैं, या पुरुषों में सिर्फ कमियां ही कमियां हैं, या स्त्रियों में सिर्फ अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं। मैं ऐसे किसी भी विचारधारा के पक्ष में नहीं हूँ। व्यक्तिगत रूप से मुझसे असहमतियाँ हो सकती हैं, तो मैं रमा जी से भी अपेक्षा यह रखूँगा कि जितनी सशक्त रचनाएं उन्होंने स्त्री विमर्श पर लिखी हैं, थोड़ा अपने व्यक्तिगत दायरे से बाहर आकर समाज के दूसरे पक्षों पर भी इतनी ही सशक्तता से वो कलम चलाएंगी, आज नहीं तो कल। चलिए अब सीधे इस संकलन पर आते हैं। या तो मैंने थोड़ी विषय से थोड़ा आगे जाकर के मैंने यह बात कही। इस संकलन पर आते हैं। अरुण कुमार जी ने ये कहा कि इस संकलन में उनको निराशा के स्वर ही दिखाई देते हैं। जो शीर्षक है वही अपने आप में एक उदास दिन की तरफ हमें ले जाता है। हालांकि उन्होंने कहा कि अंत में गीत रख करके थोड़ी उसमें आशा का संचार शीर्षक में किया गया है। मेरी दृष्टि थोड़ी अलग है। मुझे लगता है कि ये कविताएं अधिकांशतः उदासी से कहीं अधिक उदासी से उबरने का संकल्प लेकर के हमारे सामने आती हैं। ये संघर्ष की कविताएं हैं, और संघर्ष में आप अपने आप को संघर्ष से दबा हुआ अनुभव करते हैं, या उस संघर्ष में एक उल्लास का अनुभव करते हैं। लड़ने के लिए आपके अंदर जो ऊर्जा पैदा होती है, जैसे जंग में एक सिपाही लड़ रहा होता है, उससे बड़ा संघर्ष तो और क्या है। उसका अपना जीवन जाने या बचने या जाने का खतरा सामने रहता है। उस समय उसके मन में उस संघर्ष में टूट जाने की भावना रहती है, या उसका उल्लास कई गुना अधिक बढ़ा हुआ रहता है। तो रचनाओं का जो महत्व है वह यह है कि आप जब संघर्ष भी लिख रहे हों, आप उदासी भी लिख रहे हों, तब भी आपके अंदर की मूल भावना क्या है, उसे ही मैं कविता का स्थायी भाव मानता हूँ। और मैंने इन कविताओं में अधिकांशतः यह देखा है कि संघर्ष में एक सकारात्मक ऊर्जा ही कविताओं का स्थायी भाव है। जो इनका शीर्ष गीत है, जो उदास दिन का गीत, आप उसके अंत में पहुंचिए और देखिए कि वो क्या कहती हैं कि और आज ललकारती हूँ टूटे हुए चप्पू को। वो सारी उदासी अपने आप में भींच कर दबोच करके उन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन आखिर में वो पहुंचती कहाँ है कि ललकारती हूँ टूटे हुए चप्पू को, शानदार हिम्मत को पाँव के नीचे रौंद कर बैठकर चुपचाप आज भाग्य को ताकू मैं, बाँचू हर लिखे को देर तक गाती रहूं आशाओं की। भाई आवाज धीमी और ये तो सर नेटवर्क की समस्या है, मैं इससे अधिक जोर से नहीं बोल सकता। मैंने गले को मजबूत भी किया है, फिर भी आवाज इतनी ही निकल रही है। कोई बात नहीं, हम सुन रहे हैं। तो ये जो है, ये मुझे लगता है कि इस संघर्ष में विजय का उल्लास अधिक है, ऊर्जा अधिक है, निराशा का भाव कम है। एक और कविता, बहुत महत्वपूर्ण कविता, मैंने पहले भी इसको कोट किया था, स्त्रियां सजा देती हैं। उसमें आप देखिए कितने महत्वपूर्ण, कितने बारीकी से ये पकड़ रही हैं स्त्री के भावनाओं को, और उसको नए प्रकार के उपमानों के साथ में किस तरह से उसको अभिव्यक्त कर रही हैं कि स्त्रियां रसोई में आग पर सिर्फ खाना नहीं पकाती, वे धीमी आंच पर करेलों के साथ पकाती हैं अपने अरमानों को, पूरियों के साथ तलती हैं अपनी भावनाओं को, वे बच्चों के टिफिन में सिर्फ खाना नहीं डालती, हर कौर के साथ पोषित करती हैं उनमें संस्कारों को। आप देखेंगे अभी तो इस मंच पर सभी प्रबुद्ध साहित्यकार बैठे हुए हैं और आसानी से पहचान सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने उपमानों का प्रयोग, किस भावना के लिए कौन सा उपमान चुना है, बहुत बारीकी से उन्होंने इस कविता की रचना की है। तो मैं इस कविता के लिए विशेष रूप से उनको बधाई देता हूँ। जो बोल्डनेस इस कविता में दिखाती हैं, वो एक देखें बड़ी बोल्ड पंक्ति है, उसको पहले भी मैंने कोट किया था। स्त्रियां छिपा लेती हैं अपने पुरुष की कमजोरियों को अपने अंतर्वस्त्र की तरह। मतलब एक स्त्री के कलम से इस तरह की कविताओं का निकलना संघर्ष पर विजय का द्योतक है। यह लिखने से पहले जिस संघर्ष से कवियत्री गुजरी होंगी, उसे मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। वाह। इसी तरह और भी कविताएं हैं, प्रेम की कविताएं हैं। दहलीज पार नहीं की मैंने, वहाँ भी है वो प्रेम में, प्रेम का संघर्ष है। वह प्रेम अधिक है या दर्द अधिक है,
मैंने झेला है शीतल चांदनी की तपन को, पौष की ठंडी रातों की चुभन को, लेकिन दहलीज पार नहीं की मैंने। ये स्त्री के संघर्ष की बहुत अच्छी अभिव्यक्ति इन रचनाओं में है और मुझे लगता है कि इस पर मैं लगातार बोलता रह सकता हूँ, संभवतः 1-1.5 घंटे तक तो जरूर बोल सकता हूँ, लेकिन समय की इतनी मर्यादाएं हैं। मैं फिलहाल इतना ही कहता हूँ और रमा जी को इस संकलन के लिए बारंबार बधाइयाँ देता हूँ। वाह, नहीं, थोड़ा और बोल। पहले भी कम बोले यार, थोड़ा सा और बोलो। अगली बार चर्चा को हम 2 घंटे। ठीक है। अगले चरण में फिर से कुछ और बोलूंगा, समय रहेगा। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे। मेरी आवाज को क्या हो गया, डबल टकरा रही क्या? तो मित्रों के माइक थोड़े बंद होने पड़ेंगे तब बात बनेगी। हाँ, हो गया, ठीक हो गया। मित्रों ने बंद कर, बंद है। वेरी गुड। पर मुंह और कान खुले रहें तो मुझे अच्छे लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ मैं रास्ता भटकूं मुझे बता भी देना, क्योंकि भटकना मेरा धर्म है। अब मैं आ रहा हूँ आदरणीय अमर जी की शरण में। सुजीत जी ने कहा कि इस किताब की एक कविता पर 1.5 घंटे बोला जा सकता है। ये अच्छी कविता का गुण होता है कि उस पर आप कुछ भी कहने के बाद ये लगता है अभी तो शेष रह गया। तो जो कविताएं मन में शेष रह जाती हैं, जिन्हें पाठक या श्रोता अपने साथ साथ सफर में महसूस करता है, और जब कमजोर पड़ने लगता है तो वो कविताएं हाथ पकड़ के आपको कहते उठो, गिर क्यों रहे हो, इतना गिरने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। ये जो मैं हूं ना वाला भाव रमा जी की कविताओं में मुझे मिला है, औरों को भी मिला होगा। हर आदमी अपने हिस्से का लेकर चुरा के भाग जाता है। मैं भी पक्का चोर हूँ, मैं भी लेके भाग जाता हूँ। अमर जी की शरण में। हाँ अमर जी, आप उन्हें प्रेम कविताएं माने, सामाजिक माने, बलवान माने, कम बलवान माने, है ना, क्योंकि बल ही केवल जीवन का बल नहीं है। जीवन का बल तो प्रेम में छिपा हुआ है, ये मैं मानकर चलता हूँ। कोई बहुत धांसू हो, लगे कि 56 इंची सीने वाला या 57 इंची सीने वाला है, ये किसी के मनुष्य होने की पहचान नहीं है। जीवों के प्रति, मैं तो कहता हूँ निर्जीव के प्रति भी जिसके हृदय में प्रेम है, उस आदमी की शक्ति ज्यादा है। क्या आपको लगता है इस संग्रह में कुछ और कविताएं जो हमसे छूट गई हैं, आप उनको छूना चाहें कि आप नहीं छुएंगे तो हम अधूरे रह जाएंगे? आदरणीय अमर जी। एक बहुत बड़ी सच्चाई सुजीत कुमार जी ने बताई कि एक एक कविता पे बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, क्योंकि बहुत गहरे भाव लिए ये कविताएं हैं, मर्म की कविताएं हैं, बहुत ही चिंतन वाली कविताएं हैं, चिंता वाली भी कविताएं हैं। तो अगर इसकी गहराई में जाएं तो बहुत विस्तार में आप जा सकते हैं, लेकिन समय को देखते हुए बहुत संक्षेप में चंद बातें तो और होनी चाहिए जी। इस कविता संग्रह के मूल में तो प्रेम ही है। चाहे चारों तरफ आप घूम लें, लेकिन इसका केंद्र बिंदु प्रेम है, और यह प्रेम बहुत उदात्त है। उसकी अभिव्यक्ति उदात्तता के साथ है और वो चिर परिचित भी है। और इन कविताओं में सिर्फ रमा जी ही नहीं है, सिर्फ उनकी तस्वीर नहीं है, ये आम जो भारतीय नारी है उन सब के आत्मिक चिंतन या चिंता या उसकी अभिव्यक्ति है, जो वो सोचती रही हैं या नहीं पा सकी हैं या पाने की लालसा रही है, उन सब की अभिव्यक्ति इन कविताओं में है। तो रमा जी ने अपने आप को विस्तार दे दिया है पूरे नारी समाज के लिए, और सारी नारियां, जो नारी वर्ग है, हर कोई इसमें अपनी तस्वीर देख सकता है, और आपको खुशी भी मिल सकती है कि जो मैं नहीं कह पाई वो रमा जी ने मेरे मन की बात कह दी। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है रमा जी की। चंद कविताएं मैं इसमें रखना चाहूंगा जी। कि सागर तो खड़ा था बाहें फैलाए, धीरे धीरे उसके आगोश में सिमट गई, अपने अस्तित्व को सागर में समाहित कर अब वह शुद्ध हो गई, सच है अब वह बुद्ध हो गई। वाह। तो यह जो बुद्धत्व का भाव है, ये बहुत गहराई की बात है। हर कोई बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन यदि एक नारी मन की कोमलता, दृढ़ता के साथ अगर बुद्धत्व को पाती है प्रेम की पराकाष्ठा के साथ, तो अपने आप में बहुत बड़ी, बहुत गहरी
और बहुत उत्कृष्ट बात हो जाती है। तो इसके लिए रमा जी आपको बधाई। एक दो कविताओं का जिक्र और मैं करना चाहूंगा। जरूर जरूर। उन खतों का क्या जो तुमने लिखे लेकिन पहुंचे नहीं मुझ तक, उन खतों का क्या जो तुमने लिखे ही नहीं और पहुंच गए मुझ तक। वाह वाह। ये इतनी गहरी कविता है, इतने गहरे भाव लिए कविता है। और हम तो नारी की क्यों बात करें, हम तमाम जो पुरुष अभी बैठे हुए हैं या पूरा पुरुष समाज जो किसी संकोचवश इस अभिव्यक्ति को नहीं शब्द दे पाए हों, उनकी भी अभिव्यक्ति है। मैं तो कहता हूं त्रिलोक भाई आपकी भी अभिव्यक्ति है, सुजीत भाई आपकी भी, अरुण जी आपकी भी और मेरी भी। वाह वाह। आप लाख छुपा लें लेकिन मन की अभिव्यक्ति तो ये है कहीं ना कहीं, मन के किसी कोने में दबी हुई, यहाँ पे प्रकटीकरण हुआ है। और रमा जी आपने तो हमारे भी दिल की बात रख दी, इसलिए आप बधाई के पात्र है। और एक बात किसी शायर ने कहा है, कांटा जो चुभ कर टूट जाए मोहब्बत की बस इतनी दास्ता है। तो वो जो कांटा के चुभन जो है ना, वो चुभन जो रिश्ता रहता है वही तो पराकाष्ठा है प्रेम की। और उसी चुभन को आपने अनेक शब्दों के माध्यम से केंद्र बिंदु में डालकर आपने इसकी अभिव्यक्ति दी है और हम सबके मन की बात आपने उड़ेल दी है इसमें। और अंत में एक कविता का और जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। नहीं इतना कम नहीं अमर जी, आप बोलिए। आपने लिखा है कि तुम लौट लौट आए हो मेरी बेरंग जिंदगी में रंग भरने, अब लौट न जाना किसी और की जिंदगी में रंग भरने। तो ये जो चुनौती है और जो जलन भी है और ये आत्मीयता की पराकाष्ठा भी है। वाह वाह। तो ये तो हम सब कभी महसूस कर सकते हैं कि ये 4 पंक्तियों में आपने पूरे जीवन की परिभाषा को उड़ेल दिया। वाह। और ये जलन होनी चाहिए, तभी तो आप प्रेम की गहराई में जाते हैं, तभी तो एक जो मूर्त या अमूर्त रूप के प्रति आपका जो लगाव है उसके प्रति आस्था का ये प्रतीक है, उसकी विश्वसनीयता का प्रतीक है। वाह। तो त्रिलोक भाई इन कविताओं में जैसा मैंने कहा प्रेम इसके केंद्र बिंदु में है और वो हम सबको प्रभावित करता है यह केंद्र बिंदु। और हम अपने ललाट पे अपने रेखाओं में इसको महसूस कर सकते हैं, सुबह की किरणों के साथ भी और शाम की ढलती किरणों के साथ भी। ये किरणें मौजूद हैं, चाहे उगते हुए सूरज की हो या डूबते हुए सूरज की हो, और यही इस संग्रह की विशेषता है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। वाह वाह। ये जो कई तरह के खत इसमें आए कविताओं में, कई तरह के खत, वो खत नहीं है, वो मनुष्य के भीतर जो प्रेम भाप बन करके आसमान तक को छू रहा है, उस प्रेम की अनुभूति इसमें होती है। एक कविता कैसे सौंप देती। मैं प्रेम को फिर कहता हूँ, प्रेम से बड़ा वरदान संसार में कोई नहीं है। दिल के कागज पर लिखी चिट्ठियों को कैसे सौंप देती टिन के बने किसी चिट्ठीदान को। वे रखी रही वहीं जहां जन्मी थी। पुरुष हो या स्त्री, इस दुनिया में प्रेम को बहुत खुलकर प्रकट नहीं कर पाता। हम सबका है ये हाल, कोई उससे बचा नहीं है। वक्त की सीलन के प्रहार से सिकुड़ जरूर गए कुछ कागज। मुझे इन कागजों का तजुर्बा थोड़ा ज्यादा है, पर डरते डरते मैं खामोश हो रहा हूँ। जहां तहां से मुस्कुराई तो कागज के कुछ कोने टूट गए। ये देखिए आप, कविता यहाँ है। मुस्कुराई तो कागज के कुछ कोने टूट गए, अक्षरों की आंखों में भरा रहा पानी। बरसों बरस रोई तब जब वक्त का डाकिया तुम्हारा नाम पता लेकर आ खड़ा हुआ एक ब्याहता की चौखट पर। कलाइयों ने पहन ली नए सिरे से कल्पना की चूड़ियां, पैरों की अंगुलियों ने चुभन भरे बिछुए। यादों में उभर आए कई कई अशोक।
एक पेड़ नाम अशोक और शोक उसमें बहुत गहरा। उठकर चली तो साथ साथ हो लिए, बरसों पहले सफर में कहीं छूट से गए बेगुन बेलिया के फूल। ये जो स्मृति का कोश है ये सुंदर बहुत है। किसी भी रचनाकार को इस स्मृति कोश के साथ सांस लेने में अपने मन पर अभिमान होगा। और ये उस प्रेम की कविताएं हैं जो प्रेम देह को पूरी कविता में आपको ना हाथ दिखाई देंगे किसी के, ना होंठ दिखाई देंगे, ना सीना दिखाई देगा, ना स्पर्श दिखाई देगा। देह से ऊपर उठकर जो जिया गया है ये उस प्रेम की कविताएं हैं। हाँ, तो अब मैं आ रहा हूँ वंदना वाजपेयी जी के शरण में, और आखिर में रमा जी तैयार रहें अपनी मनपसंद कविताओं के साथ। हम इतनी भगदड़ में नहीं हैं, इतने अच्छे और महत्वपूर्ण चर्चा के क्षण जीवन में हमें बार बार नहीं मिलते, उसके लिए अच्छी से अच्छी किताब का होना जरूरी है। हाँ, तो वंदना जी 3-4 मिनट 2-3 मिनट में आप समेट लीजिए जी। आवाज आवाज बहना माइक, अब ठीक है, अब आएगी आवाज। एक उदास दिन का गीत जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि इसकी कविताएं 4 हिस्सों में बांटी जा सकती हैं। एक तो वो थोड़ी उदासी भरी कविताएं जो नॉस्टैल्जिया में जाती हैं, एक कविताएं जो प्रेम से संबंधित हैं, उसमें प्रेम पे बहुत अच्छा आप सब लोगों ने बोला है। और मुझे एक कविता याद आ रही है कि तुम ही रहोगे। प्रेम की एक ऐसी पवित्र भावना है कि चाहे जितने तूफान आए, चाहे जितने बिछोह आए, तुम ही रहोगे। वो इसे पूरा पढ़ दीजिए आप, इसे पूरा पढ़ दीजिए आप। जी, मैं पढ़ना चाहूंगी। बल्कि मैंने पढ़ने के लिए पैबंद कविता सोची थी, क्योंकि नहीं, पैबंद में दुख बहुत है, पैबंद में दुख बहुत, वो तंज है, बहुत तंज है। तो उनकी जो कविता है उसमें जो तंज दिख रहा है मुझको, जो मैं विशेष बात कहना चाहती थी कि इस कविताओं में मुझे तंज दिख रहा है। और हमेशा कहा जाता है साहित्य में कि एक पीढ़ी का जो मौन विद्रोह है वो अगली पीढ़ी का मुखर विद्रोह बनता है। तो आज जो समाज जा रहा है तो उसमें ये तंज दिखाई देता है। जैसे कि पैबंद सब जगह लगे हुए हैं, उनके देह पे सब जगह पैबंद लगे हुए हैं। देह छलनी है लेकिन आत्मा तक छलनी हो गई है। देह को पैबंद लगा के संभाल लिया है, लेकिन आत्मा का पैबंद कहाँ मिलेगा। तो वो लिखती हैं, एक पैबंद मान का, एक सम्मान का, एक समर्पण का, एक सहनशीलता का, एक दर्द का, एक हमदर्द का, और इसी तरह लगते चले गए अनगिनत पैबंद। आत्मा को बचाते बचाते देह में लगे इतने पैबंद कि आत्मा लहूलुहान हो गई। चारों तरफ देखती हूँ सबको, कोई आंख देख तो नहीं रही मेरी तरफ। अपनों ने ही किए सुराग, अट्टहास करते करते काश रोक सकती उन्हें, लगा सकती एक पैबंद अपनी अंदर। उस आत्मा की बात करती हैं जो छलनी हुई जा रही। बाहर से तो हर कोई अपने को, जैसे इंस्टाग्राम की पिक्चर्स के बारे में कहा जाता है, इंसान अपनी हंसती हुई तस्वीर प्रस्तुत करता है, लेकिन उसकी आत्मा छलनी है। और यही पर मुझे जो पहली कविता है उसमें भी वो तंज लास्ट में मुझे दिखाई देता है। और आज ललकारती हूँ टूटे हुए चप्पू को, शानदार हिम्मत को पाँव के नीचे रौंद कर, बैठ कर चुपचाप आज भाग्य को ताकूं मैं, बाचूं हर लिखे को, और देर तक गाती रहूं आशाओं की गीत। तो तंज मारने के बाद वो कहती है कि अब स्त्री जो बदल रहा है, विमर्श बदल रहा है, स्त्री आशा के गीत गाना चाहती है, वो अपने दुखों से ऊपर आना चाहती है। और जैसा कि आदरणीय सुजीत कुमार जी ने कहा कि स्त्रियों की कहानियां पुरुष लिखें और पुरुष की स्त्री लिखें, तो ये बात बिल्कुल जायज है, क्योंकि तभी समृद्ध समाज की स्थापना होगी। और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि जो हम पितृसत्ता की बात करते हैं और पुरुषों को तुरंत कोसने लगते हैं, वो कोसने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पितृसत्ता का संचालन कई लाभार्थी स्त्रियां भी करती हैं। तो इसमें जब हम पितृसत्ता की बात करते हैं तो स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित हो जाते हैं। और एक बहुत सुंदर संग्रह के लिए रमा जी को बहुत बधाई। और जैसा सभी ने कहा, मेरा भी विचार है कि इसकी एक एक कविता पे बहुत बार बोला जा सकता है, बहुत देर तक बोला जा सकता है, क्योंकि उन कविताओं में सहज जीवन की वाणी है। और जब जीवन को खोलते हैं तो बहुत नए विमर्श स्थापित होते चले जाते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर चाहूंगी कि एक कवित्री के तौर पे अब उन्हें आज की बदलती हुई स्त्री के प्रखर स्वरों को भी अगले संग्रह में लाते हुए देखना भी चाहूंगी। बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात नहीं। बहुत अच्छे वंदना जी।
अब जो अगला संग्रह रमा जी का, जहाँ तक मेरे कानों तक आवाज पहुंची है, परिहास में कह रही थी शायद वो, या गंभीरता से तो वो जाने, है ना, उसका शीर्षक बोली मैं अब पुरुषों पर लिखूंगी। हालांकि मैं आपको बताऊं, इस संग्रह में जितनी स्त्री आपको दिखाई देती है उससे ज्यादा पुरुष दिखाई देता है। रमा जी, इसको दोबारा पढ़ना, आपको लगेगा अरे ये क्या घुसपैठ हुई, ये मैं अपने साथ धोखा कैसे कर गई, जो जगह पाने लायक नहीं थे वो भी जगह पा गए, कमाल हो गया। ये तो ये रचनाकार जो होता है ये किसी का कहा नहीं मानता, नहीं मानता। ये आपका मन भी आपका कहा नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। वो बहुत सुंदर संग्रह है। अब क्योंकि समय, हाँ 1 घंटा हुआ, 1 ही घंटा, चलो थोड़ा ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। अब आपके पास समय है अपनी मनपसंद 1 2 3 कविताएं पढ़िए। कोई प्यार में कोई बंधन नहीं चाहिए, आपका गीत नहीं चाहिए, आपका गीत सुनाइए। सर आपने बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। बिल्कुल। सुजीत जी कुछ कह रहे हैं, हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो भाई। जी। कविताएं, गंभीर कविताएं इतनी अधिक हैं इस संकलन में कि हमारी पिछली चर्चा में भी यह कविता अछूती रह गई थी, जो 10 दिन का गीत इसका शीर्षक है, और इसमें जो एकमात्र गीत है इस कविता में जो लय में लिखा गया है, उसका एक छंद मैं जरूर पढ़ना चाहता हूँ। उसके बाद पढ़िए। प्रेम में कोई बंधन नहीं चाहिए, जो न दम के वो कुंदन नहीं चाहिए। बस एक बंद में अपनी पसंद का पढ़ रहा हूँ। पढ़िए भाई, पढ़िए। हाथ पकड़ा है तो छोड़ना तुम नहीं, आँख नम हो मेरी तोड़ना तुम नहीं, बस इतना सा मुझको वचन चाहिए, प्रेम की बूंद का आचमन चाहिए। क्या बात। पंक्तियां बहुत बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूँ कि जो न बह के वो संयम नहीं चाहिए, प्रेम में कोई बंधन नहीं चाहिए। बहुत सुंदर गीत है रमा जी। अब आपके लिए मंच आपके पास। हाँ, इंदु जी का आगमन कुछ होना चाहता है, इसका मतलब वो इशारा मतलब समय को लेकर। चलिए आपको इधर सुनाइए, मेरी आवाज पता नहीं क्यों। आपको ये गीत पसंद आया, और आपने जिस तरह से आप सभी ने इस पुस्तक की समीक्षा की, मैं वाकई सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इतने बड़े बड़े साहित्यकार मेरी पुस्तक पर इस तरह से समीक्षा कर रहे हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये पुस्तक या ये काव्य संग्रह इस तरह का बन पड़ेगा। और जैसे कि कौशिक जी ने कहा कि इसमें पुरुष भी हैं, पुरुष की घुसपैठ है, तो आप ये मालूम है पुरुष की घुसपैठ है इसमें। और जैसा कि सुजीत जी ने कहा कि पुरुषों पर आप बिल्कुल इस बात से पर विश्वास रखिए कि अगला जो काव्य संग्रह आएगा वो पुरुषों पर आएगा, और उसका शीर्षक मैंने डिसाइड कर लिया है कि पुरुष होना। तो इसमें आप सभी तैयार रहें कि क्या क्या आ सकता है। कुछ कविताएं लिखी गई हैं, कुछ लिखी जा रही हैं, क्योंकि ये मुझे चैलेंज कौशिक जी ने साहित्य अकादमी में ही दिया था कि स्त्री तो एक दिन उदास होती है तो गीत बन जाता है, और हम 5 दिन उदास रहते हैं तो कोई नहीं पूछता। तो उसी क्षण मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगला जो काव्य संग्रह आएगा वो पुरुषों पर आएगा। तो कौशिक जी तैयार रहें सब कुछ सुनने के लिए कि पुरुष सुनेंगे। मान लिया भाई। बहुत अच्छी परिचर्चा समीक्षा रही। वंदना जी ने बहुत अच्छा बोला। अमरनाथ अमर जी बिल्कुल पहुंच गए वहां तक जहां तक कविता पहुंच रही थी,
और सुजीत जी तो जैसे उनका कहना है कि एक कविता पे 2 घंटे भी बोल सकते हैं। मुझे बहुत, ये मेरा सौभाग्य है कि आप दोबारा से मेरी इस पुस्तक पर दोबारा से परिचर्चा के लिए उपस्थित हुए सब, और बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी बहाने के, तुरंत मेरे कहते ही आप तैयार हो गए। तो जहाँ तक ये बात हो रही थी कि ये इस काव्य संग्रह में प्रेम की कविताएं हैं, तो कविताओं में प्रेम नहीं है, जीवन में ही प्रेम है। प्रेम नहीं है तो फिर जीवन क्या है? इस संग्रह में अधिकतर स्त्री के मन की उथल पुथल, संघर्ष और उसके बाद जीने की जीविशा संजोने का ये संग्रह है। ये सिर्फ प्रेम का नहीं है, और ये समष्टि में है। सिर्फ ये मैं जो हूँ मैं नहीं हूँ, ये हर स्त्री है, हर स्त्री का दर्द है। और जैसे कि कौशिक जी ने कहा कि 2-3 कविताएं मैं पढ़ सकती हूँ, तो एक इनका जो विशेष आग्रह वंदना जी से हो रहा था कि तुम ही रहोगे, वो मैं अवश्य पढ़ूंगी। लेकिन एक कविता और है स्त्री के दर्द की, जो सबसे छूट गई है। ये कविता है चुप का बोझ। आंसू भी आने लगते हैं और खुद से मुंह फेर कर सोने का अभिनय भी करती। वाह। अपने माथे में, सर में उभरी हुई नसें टटोलती हूँ। हाथ आए शून्य में खुद को दुबका कर एक किनारे रख लेती हूँ। आह भरती हूँ और सो जाती हूँ। माँ कहा करती थी, एक चुप 100 पर भर, क्योंकि उस समय में हम लड़कियों को यही बताया जाता है। उस समय बताया जाता था, यही सलाह दी जाती कि चुप रहो, एक चुप 100 पर भारी होता है। तो माँ कहा करती थी, एक चुप 100 पर भारी है बेटी, चुप का बोझ मेरी गर्दन पर बहुत भारी पड़ता है। वाह। बहुत भारी पड़ता है। तुम बहुत दूर थे, तुमने देखा नहीं स्त्री होने का संघर्ष। तुमने देखा नहीं स्त्री होने का संघर्ष। कि किस तरह वो चुप रहती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक कविता आपने जो बीच में अधूरी छोड़ दी है, जो कि बलात्कार के ऊपर थी, वो मैं पूरी पढ़ना चाहूंगी। पढ़िए। गिनती हूँ उसको जरा। चलिए, वो जरा अभी नहीं मिल रही है, तब तक मैं आपकी मनपसंद कविता तुम ही रहोगे वो पढ़ती हूँ। सबकी मनपसंद है ये किसी? अच्छा, इसमें इसमें सही बात है कि इसमें पुरुष भी है, स्त्री ही नहीं। सुनाइए। आज बहुत वर्षों बाद एक खिड़की खुली और यादों के सभी पन्ने तेज हवा से बिखर गए। पलकें भीग गई। सच है ये दस्तावेज है जिंदगी के, जो समय की धूल में कहीं दब गए थे, लेकिन सुरक्षित रहे गवाही देने के लिए। गवाही तो सिस्कियों ने भी दे डाली थी। पगली थी, यूं ही तो नहीं, भीग जाती हैं पलकें, बह जाते हैं दरिया बिन बरसात के। सच है तुम थे, तुम हो, तुम ही रहोगे मेरे भीतर, मेरे शरीर में, मेरी आत्मा की तरह। पूरी तो बहुत बड़ी कविता है, तो पूरी नहीं पढ़ूंगी। एक और, धरती गोल है और संसार की परिधि भी। धरती गोल है और संसार की परिधि भी। बहुत दूर चलना पड़ता है, विरह सहना पड़ता है, फिर खिलते हैं सहरा में भी फूल। कैक्टस के कांटों की चुभन बहुत तीखी होती है। आपने देखो, कैक्टस के कांटे उल्टे चलते हैं, अगर आप उसको छू देते अंदर जाते तो उनकी चुभन वो निकलते नहीं। कैक्टस के कांटों की चुभन बहुत तीखी होती है। शायद इसीलिए जीवन भर सहते हैं उपेक्षा और प्रताड़ना। यह सच है,
तुम थे, तुम हो, तुम ही रहोगे, हृदय के लिए थे। वाह वाह, शायद बहुत अच्छे। इसीलिए आखिरी हाँ इसका पंक्तियां पढ़ हाँ, देती पढ़िए हूँ। हाँ, पढ़िए। शायद इसीलिए रीती रही मैं, जख्मों को सीती रही मैं, तुम आओगे और भर दोगे मेरा रीतापन। यह सच है, तुम थे, तुम हो, तुम ही रहोगे, मेरे हर अंश में, मेरी हर कोशिका में, जीवन भर। वाह वाह। हमने जब साहित्य वाली परिषद वाली सभा में चर्चा की थी तो रमा जी को एक शिकवा था कि तुम बोले क्यों नहीं। असल में अच्छी कविताओं पर बोलते समय आदमी बिना शब्दों के काम लेता है। आज मैं थोड़ा सा शब्द का अगर सहारा ले लूं, आप अनुमति दें तो। बहुत देर नहीं, 2 से 2.5 मिनट बस। बिल्कुल, अवश्य अवश्य। एक, चलो आपने बिल पास कर दिया तो अब मेरी पेमेंट हो जाएगी, है ना। ये पेमेंट भी और तरह की होती है, बिल भी और तरह का होता है। मैंने रमा जी की कविताओं को पढ़ते समय ये एक सफरनामा देखा साहित्य की दुनिया का कि मीराबाई से प्रेम शुरू होता है, महादेवी वर्मा से गुजरते हुए, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदरी विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी उपना होगा, उमड़ी कल थी मिट आज चली। जैसे बादल बरसता है, लगता है कि नष्ट हो गया, फिर रूप धारण करता है। तो ये जीवन चक्र में पुनः पुनः बदरी बन जाना, कभी नदी बन जाना, कभी सागर में जाकर के मिल जाना, ये सफरनामा पूरी कविता में बिखरा हुआ है। अमृता प्रीतम की याद मुझे इस संग्रह को पढ़ते समय कई बार आई। उनकी एक लाइन एग्जैक्टली शायद वैसी ना हो जैसी मैं बोल रहा हूँ, मैं फिर आवांगी। अमृता की कविता में ये लाइन आती है, मैं फिर आवांगी, मैं फिर आऊंगी। इनका शीर्षक है। मैंने पूछा इनसे कि ये तो अमृता का इसी तरह की बात, बोले मैंने अमृता को नहीं पढ़ा है। मैंने कहा ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि जितने मन इस संसार में जीवन पाते हैं उनमें बहुत मोड़ों पर समान धर्मिता होती है। वही बात आपको तुलसी में भी मिल जाएगी, वही आपको कबीर में भी मिल सकती है, वही रहीम में भी मिल सकती है। कोई बंधन नहीं है, क्योंकि हम एकाग्रता में तो एक बहुत लंबा सफर है और हम लोग जुड़े रहते हैं। फिर आऊंगी कविता को बीच बीच में मैं पढ़ रहा हूँ। तुम इतने वर्षों बाद आए, मैं खुश थी, तुम मुझसे अधिक खुश थे, ऐसा ही लगा था मुझे। मतलब थे या नहीं ये तो राम जाने, पर मुझे ऐसा लगा। ये लगना बहुत महत्वपूर्ण है। कोई दावा नहीं है किसी बात के लिए। वैसे तुम आए ही कहाँ थे, मैं ही ढूंढ लाई थी, पगली सी दौड़ी चली आई थी, कदमों में झुकी थी, बहुत स्नेह और सम्मान से मैं भाग्य पर इतराने लगी। स्त्री को अपने हिस्से का प्रेम चाहे किसी वट वृक्ष से मिल जाए, चाहे किसी बादल के टुकड़े से मिल जाए, चाहे किसी अनजान व्यक्ति के अपनत्व से मिल जाए, वह उस प्रेम को बहुत सम्मान और इज्जत से जीती है। इस प्रेम के लिए किसी व्यक्ति विशेष का उपालंब होना बहुत जरूरी नहीं है। वो जगह जगह से अपनत्व जहाँ से मिलता है वो उसकी सपोर्ट बनता है। पगली सी दौड़ी चली आई थी, कदमों में झुकी थी, बहुत स्नेह और सम्मान से मैं भाग्य पर इतराने लगी। तुमने स्वागत किया था, सच में हृदय से हृदय का स्वागत किया था। स्वागत किया था यहाँ तक एक सामान्य कविता है। हृदय से हृदय का स्वागत आपने कभी साहित्य में पढ़ा हो, मैंने नहीं पढ़ा है। ये विशेषता है, ये निजता है, ये रचनात्मकता है। सदियों के सब दुख भूल गई थी, मेरे चेहरे का आकर्षण तुम्हारे चेहरे की खुशी के आगे फीका पड़ गया था। अब ये तो रमा जी जाने कि उनके चेहरे का आकर्षण ज्यादा था या उस अपनत्व की आभा अधिक थी, इसको नापा या तोला नहीं जा सकता। स्त्री जिस भी क्षण स्त्री होती है, जब कभी कोई चर्चा चल रही थी, किसी ने कहा प्रेमचंद के बारे में किताब किसी की लिखी हुई है, उसमें था प्रेमचंद की पत्नी बदसूरत थी। मैंने कहा मर गए लेखक तुम तो। आप किसी स्त्री को बदसूरत होने के कारण या सूरत में कुछ आभा कम होने के कारण दूसरी शादी करने की अनुमति दे रहे हो, ये कौन सी प्रगतिशीलता है। जब इस पर मैंने आपत्ति जताई कि प्रेमचंद को लेकर के जो जिस तरह की बातें हमारा साहित्यिक समाज कर रहा है, उसमें कई जगहों पर स्त्री को बौना साबित किया गया है।
पूरा सभागार मेरे विरुद्ध खड़ा हो गया था। बॉम्बे की बात है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज पूरी दुनिया इकट्ठी होकर विरोध के लिए खड़ी हो जाए, हमें वो कहना चाहिए जो हम कहना चाहते हैं। आगे बढ़ रहा हूँ। हृदय का हृदय से स्वागत किया था। सदियों के सब दुख भूल गई थी, मेरे चेहरे का आकर्षण तुम्हारे चेहरे की खुशी के आगे फीका पड़ गया था। अपने भाग्य पर अभिमान कर रही थी। तो स्त्री का भाग्य कहीं ना कहीं पुरुष के अपनत्व के साथ जुड़ा हुआ है। उसकी निर्भरता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अपनत्व पिता के रूप में मिले, भाई के रूप में मिले, पति के रूप में मिले, प्रिय के रूप में मिले, अपनत्व तो उसे चाहिए। इतना सब कुछ देने के बाद अपनत्व भी नहीं मिले तो फिर वो क्या करे, कहाँ जाए। आंखों में छलछलाता प्रेम लिए दुल्हन जैसा स्वागत मैंने भी जैसे मंदिर में प्रवेश किया था। पिछले जन्म के शुभ कर्मों का फलित होना लगा था। शुभ मन से मैंने स्वीकार किया था सब कुछ। मन का शुभ और अशुभ होने का अंतर वो जानती है। यहाँ वे कवित्री हैं, ये भारतीय अस्मिता बोल रही है। मैल के लिए मन में जगह ही नहीं है। शुभ मन से स्वागत किया था। लगा जैसे आज ही पढ़ने के बाद नए घर में आई। जहां उसे अपनत्व मिलता है, उसे अधिकार नहीं चाहिए। वो कोई दावा नहीं ठोकती। देश भर की औरतें अपना घर छोड़ती हैं। संपत्ति में हिस्सा कानूनी तौर पे मिलना भी चाहिए। तब भी मैंने देखा बहनें बहुत खुले दिल से, मन से अपने भतीजों की खुशी के लिए, अपने माता पिता के सम्मान के लिए, और दुनिया ये न कहे कि लोभ में आ गई। निर्लोभ होना स्त्री होना भी है। इसलिए पढ़ने के बाद नए घर में आई। तुम्हारी प्रतीक्षा, तुम्हारे प्रेम का कर्ज है मुझ पर। कोई भी किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो, कोई भी किसी से प्रेम कर रहा हो, इसमें स्त्री पुरुष होना बीच में कहीं नहीं आता है। जब भी कोई अपना सा आदमी आपके घर लौटता है, घर आता है, आपको कैसा लगता है? ये उसी प्रेम की कविताएं हैं। व्यक्ति कौन है, स्त्री या पुरुष, ये कोई मायने नहीं रखता है। आगे चलता हूँ। नए घर में आई। तुम्हारी प्रतीक्षा, तुम्हारे प्रेम का कर्ज है मुझ पर। सच कह रही हूँ, अंतिम सांस तक भी न उतार पाऊंगी। अगले जन्म में फिर आऊंगी, बार बार आऊंगी। यहाँ अमृता प्रीतम बोल रही है। अभी ये सब जान गए हम सब के सब कि अच्छी कविताएं। आज तो चलो ये हम रमा जी के संग्रह पर बात कर रहे हैं। आने वाले वक्त में जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी मित्र जिस तरह से लिख रही हैं अपने मन को, मैं फिर कह रहा हूँ मन को, वो पूजनीय, वो वंदना का विषय है। और ये अब होकर रहेगा कि हम निष्ठा से, अगर हम नहीं हम बच कर निकलना चाहेंगे तो हमारे देश की, हमारी दुनिया की स्त्री हमें पतली गली से निकल कर नहीं जाने देगी। हमें उनकी अभिव्यक्ति का, उनकी अनुभूतियों का सामना करना ही होगा। मेरे सभी मित्र भाई, साथी, सहचर, पूनम मल्होत्रा कह रही है बहुत खूबसूरत। बीच में बहुत मित्रों के आज कमेंट्स आए, कई बार मैं नाम चाहकर भी नहीं ले पाया। उससे क्या होता, मैं बीच में बोलता तो मेरे साथियों के वक्तव्य छूट जाते, तो उस अपराध के लिए क्षमा तमाम दर्शक मित्रों से। और सबके प्रति हम ऋणी महसूस करते हैं। और अमर जी ने इतना महत्वपूर्ण समय दिया। वंदना जी थोड़ी देर से आई, लेकिन पूरी की पूरी आई, पूरे मन से आई। सुजीत जी हमेशा की तरह से पूरी निष्ठा और तटस्थता के साथ अपनी बात रखते आए हैं। जरूरी नहीं कि आप उनसे सहमत हो। राजेश और वशिष्ठ कहते वाह अद्भुत कार्यक्रम, त्रिलोक भाई प्रणाम। भाई सभी को प्रणाम करो, वरना हम इस प्रणाम को आपस में प्रसाद की तरह से बांट लेंगे। आपका आशीष मिला, आपका स्नेह मिला, बहुत अच्छा लगा राजेश्वर जी। ये संबंध बना रहे, ये सुख बना रहे, अच्छा लगेगा। अरुण जी से मैं बहुत आशाएं कर रहा हूँ आने वाले समय में गंभीर कार्यक्रमों में, क्योंकि जिस तरह की भेड़ चाल चल रही है साहित्य के नाम पर, पटलों पर, बिना पटलों पर भी, और इतने शाल दुशाले और सम्मान पत्र बंट रहे हैं कि मुझे साहित्य से डर लगने लगा है कि ये कौन सा साहित्य है भाई। क्या कभी प्रेमचंद को इस तरह से लोगों ने इस तरह से अपमान, एक तरह से साहित्य का, यकीन मानिए आप सबके गले में फट्टे बांध दो।
ये जो फट्टे वाली संस्कृति है, पट्टे वाली मैं जो फट्टे वाली मानकर चल रहा हूँ, इससे बचा जाए और स्वस्थ परंपरा वाले जब भी हमारे साथी हमें जहाँ भी बुलाएंगे हम उनके साथ रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हम जब भी चर्चा करें आप लोगों का अपनापन, आप लोगों का स्नेह अग्रसर पर बना रहे। अग्रसर तमाम दर्शकों श्रोताओं का हृदय से ऋणी है और आप लोगों के प्रति मन से आभार, और आभार को बार बार कहा जाए तो वो आभार नहीं रहता, औपचारिकता नजर आता है। और सबसे खूबसूरत एक सुपात्रा अमर जी के पास बैठी हैं, मैं कहूँ बहुत प्यारी पोती हैं। इन तमाम संभावनाओं को हम प्रणाम करते हैं। आने वाला वक्त खूबसूरत है। आज यथार्थ लिखते समय अगर हम कहीं उदास भी हैं तो उदासी भी हमें उजास की तरफ ले जाएगी। इसका प्रमाण रमा जी का संग्रह है। मैं संग्रह को भी नमन करता हूँ, आपकी मेधा को भी। मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो किसी शब्दावली में उसके लिए क्षमा सबसे, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, कभी कुछ और कभी कुछ, कभी कभी इधर उधर भटक जाता हूँ। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आभार। बहुत 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 धन्यवाद त्रिलोक कौशिक जी, इतना सुंदर संचालन करने के लिए। अग्रसर मंच का और इंदु मिश्र जी का बहुत हृदय से आभार कि उन्होंने अपने इस पटल पर मेरी पुस्तक की परिचर्चा और समीक्षा रखी। और अमर जी, सुजीत जी, वंदना जी और अरुण जी, आप सबने इतना बहुमूल्य समय निकाला इस परिचर्चा के लिए, समीक्षा के लिए। आप सबका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ मैं। और ये बहुत सुंदर परिचर्चा रही या समीक्षा रही, बहुत आनंद आया। कुछ अब आप प्रतीक्षा कीजिए पुरुष होना। मंजू जी का आया है सुंदर सार्थक चर्चा में शामिल करने के लिए हार्दिक आभार, क्योंकि मंजू जी अभी मुझे ही थोड़ा सा 2 दिन से जानने लगी हैं और ये परिचय बहुत अच्छा है, सुखद है। हम नए मित्रों से मिलें, नए मित्र हमसे मिलें, ये दायरा बढ़ता चले, सबको अच्छा लगेगा। हाँ बोलिए रमा जी। जो लोग जुड़े रहे दर्शक के रूप में, श्रोता